हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज बात करेंगे हम पॉलिटी। और पॉलिटी में भी एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आज हम पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण क्लास है उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, महत्वपूर्ण जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं उनकी एक पूरी क्लास है। जो इसमें से देखो क्वेश्चन बनते हैं तो हर एग्जाम में बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 1950 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से और 2022 तक अब तक जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं, सारी चीज़ों को डिसीजन आए हैं उन पे सारी चीज़ों पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में जो कानून के रूप में माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है ना भारत में कानून के रूप में माने जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिस प्रकार की जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है या जिस प्रकार का जजमेंट दिया जाता है वो एक तरह से भारत में बनने वाला कानून, भारत में कानून बनने की प्रक्रिया वैसे बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, फिर कानून पर जो दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट भी है वहाँ पर जो उनके निर्णय हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं ना वो एक तरह से कानून मान लिए जाते हैं भाई। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जितने निर्णय हैं उनको समझेंगे और उन निर्णय को जो क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनका महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं एक छोटा सा अनुभव बता दूं। जिस समाज में रहते हैं, भारतीय समाज में सिर्फ परिणामों को समाज है। किसी व्यक्ति को क्या वरदान, क्या शाप मिला, क्या उसका जो ओलंपिक वर्णन है, जो अलौकिक वर्णन है, उस वरदान के लिए उस व्यक्ति को क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। हम भारतीय समाज में रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ जो चयन के लिए जो साम दंड भेद जो नीति अपनाई जाती है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे भाई चयन हो चाहे कैसे भी हो। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे देश में संविधान के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 13 के तहत सरकार के कानून को जांचने का जो अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 है हमारा, आर्टिकल 13 है पहले, फिर आर्टिकल 32 के तहत जो नागरिकों की रक्षा करने का जो अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में जो एक तरह से कानून के रूप में माने जाते हैं। 129 आर्टिकल 129 तीनों आर्टिकल याद रखने, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में पूरी तरह से चलते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी संगठन इन निर्णयों के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हम जो कानून की तरह अध्ययन करने पड़ते हैं। इसलिए हमें अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अंडर द आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट्स टू द इंटरप्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो अभिलेख न्यायालय होना, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय समस्त भारत में घोषित विधि की तरह जो स्वीकार किए जाते हैं। अंडर द आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट to be the quoted to recorded the decision made by the Supreme Court shall be accepted of the declare of all India। पहला है हमारा राजद्रोह पर जो रोक, बैन ऑन द सेडिशंस लॉ 2022। अभी हाल ही का मामला है, राजद्रोह कानून पर रोक 2022। राज शासनकर्ता सरकार के खिलाफ जो जाना राजद्रोह है। कोई भी जैसे कोई कानून बनाया कि भाई उसके खिलाफ जाना, उसके अलग करना, तो राजद्रोह में आता है। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि उन्हें खिलाफ बोले। हम अपनी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं क्योंकि सरकार हमें चुननी है, ये सरकार हमने चुनी है। जब लोकतांत्रिक माध्यम से चुनी हुई सरकार आलोचना स्वयं वोट डालने वाला कर सकता है, तो उस राजद्रोह के विषय में अंतर्गत शामिल करना एक लोकतंत्र का जो अपमान करना एक तरह से उसका है। तो ये है हमारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह का कानून पर रोक लगा दी गई है। अब इसके तहत जो कोई भी केस जो दर्ज नहीं किया जाएगा, नया केस कोई दर्ज नहीं होगा। औपनिवेशिक प्रशासनों के ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए भारतीय लोगों को रोकने के लिए राजद्रोह का जो कानून इस्तेमाल किया गया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनके दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत जो राजद्रोह भाषण लेखन और जो गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था उस टाइम पे।
तो इस प्रकार के राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग और जो औपनिवेशिक युग की जो याद दिलाता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। भारत की जो के प्रति जो असंतोष की असंवैधानिक रूप से जो स्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून आर्टिकल 19A के जो तहत जो गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के लिए अनुचित प्रतिबंध है। फिर है आपका मूल ढांचा और न्यायिक पुनर्वलोकन, बेसिक स्ट्रक्चर एंड द जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 जो है, और सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनर्वलोकन और जो जुडिशियल रिव्यू, इस पे बात करेंगे। भाई मूल ढांचा, और जो मूल ढांचा शब्द जो है ना संविधान के कहीं भी किसी भी पार्ट में नहीं है जो लिखा हुआ इस तरह का शब्द कहाँ से आया, इस पर मूल ढांचा शब्द किसके पीछे कहानी क्या है, इसके और इसका जो जुडिशियल रिव्यू से क्या रिलेशन है, इसको बात को समझेंगे। माना यह जाता है कि भारतीय संविधान एक किताब की तरह मान के चलो भाई, एक पूरी बुक है, जो बुक है भारतीय संविधान जो है, ठीक है। अब क्या इस संविधान में कही गई वह बात जो, या कहीं संविधान में कोई जो कानून अनुच्छेद में जो विधि में है बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, ये इसमें कोई लिखा हुआ है। तो इस बुक्स में कोई जो लिखा गया है कानून है या जो है, तो वो बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, इस बात की बात थी। हाँ बदल सकते हैं, परंतु संविधान के भाग 3, लेकिन जो भाग 3 है, पार्ट 3 और जो आर्टिकल 13 है वो नहीं बदल सकते। ये भारतीय जो संविधान निर्माण जो जिन्होंने निर्माण किया था, संविधान का निर्माण किया था, उस टाइम में लिख दिया था कि हम कोई भी देश की सरकार, कार्यपालिका या संसद मूल अधिकारों संशोधन या सीमित करने वाला कानून नहीं बना सकती। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कौन करते हैं? तो ये जो निकल के आया था, जो हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 1951 अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान 1965 में अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था। गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ द पंजाब 1967 में जो फंडामेंटल राइट नोट बी एम्बेडेड, और द केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट केरला 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट, और द मिनोवार मिल्स और द यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था, और वेमनाव राव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में जो 9th शेड्यूल सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था भैया। अब मामला क्या था? पहला संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, जिन्होंने संविधान बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये ऐसा कानून बनाते हैं कि 9वीं अनुसूची के नाम से जो ऐसा कानून बना देते हैं, जिसे लिख देते हैं कि यहाँ पर कोई कानून जाएंगे वो जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता, मे भी उसे कोई चैलेंज, कि 9वीं अनुसूची में भी जो है अगर हम इस कानून बना देते कि इन कानूनों को जो सुप्रीम कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। फिर इसके तहत मूल अधिकारों को संशोधन करने का जो शुरुआत हो जाती है, फिर जो भाई इन्होंने बना दिया। अब जो इसके बाद जो फिर जो बात कर रहे थे कि भाई आप जो आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे पार्ट 3 में, कि भाई ये नहीं बदल सकते आप जो फंडामेंटल राइट, जो ये मूल अधिकार नहीं बदल सकते फंडामेंटल राइट्स, तो ये बदलने स्टार्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल खड़ा किया जाता है कि आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये कैसे बदल रहे हैं? वहीं जो आर्टिकल 368 कहता है कि भारतीय संविधान को बदला जा सकता है। भाई आर्टिकल जो क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि उसको बदला नहीं सकता। वहीं जो आर्टिकल 368 कह रहा है कि बदला जा सकता है, और जो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान के नीचे जो घटाई जा रही थी, जो बहुत सारी बातें जोड़ी जा रही थी, और जो बातें जो घटाई जा रही थी, कुछ कम की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहता है कि आर्टिकल 13 के कानून अलग है चीज होती है, और जो आरबीआई जैसे मनरेगा कानून संसद बनाती है, परंतु जो 368 में कोई भी कानून थोड़ी ना है, 368 कानून थोड़ी ना, ये बोलता है पहले समझिए जो सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान संशोधन हो सकता है कि ये अलग एक तरह से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कर लो। संविधान संशोधन के तहत जो संविधान की किताब में जो कुछ बदला जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है, आर्टिकल 13 में बदला जा सकता है, मूल अधिकारों को बदला जा सकता है। शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट 368 को प्रभावी मानते हुए कहती है कि आर्टिकल 13 जो 368 से एक अलग चीज है। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आर्टिकल 13 अलग चीज है और जो 368 अलग चीज है। ठीक है भाई, तुम्हें चेंज करना है ना, 368 भी तुम्हें आप जो ये शक्ति देता है तो इसमें चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आर्टिकल 368 के तहत जो कुछ भी किया जा सकता है, स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में बोल रही है सुप्रीम कोर्ट ये। फिर एक गोलकनाथ का जो मामला सामने आता है, गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट पलट जाता है। उस टाइम पे फिर जो गोलकनाथ का जो गोलकनाथ का जो
1967 में गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 में इनका मामला आता है और जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि क्या लगा रखा है भाई कि जो आर्टिकल 13 आर्टिकल जो 368 दोनों ही कानूनी है, दोनों ही कानूनी तो है ये। तो ये बोलते हैं फिर क्योंकि संविधान भी तो अपने आप में कानून होता है, 368 के तहत जो संविधान में बदला जा सकता है, परंतु भाग 3 को नहीं बदला जा सकता। बस ठीक है, इसको तो बदल दो, ठीक है भाई 300, आप सही कह रहे हो, 368 आपको पावर देता है, संविधान बदल सकते हो, पर भाई भाग 3 को नहीं बदल सकते, ये बोल रहे थे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बोलता है अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट 368 को जो कुछ इस तरह लिख देती है कि हम जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अधिकार नहीं है कि जो ऐसा लिख देती है जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे। अब गवर्नमेंट जो यहाँ अपनी जो चाल खेल जाती है, इस झगड़े का संविधान सुप्रीम कोर्ट जो निकाल लेती है। अब ठीक है भाई, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी तेज है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को जो शक्तिशाली मान लेती है, ठीक है भाई तुमने कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो शक्तिशाली मानते हुए जो गवर्नमेंट को वो बदला, जो भी बदल सकते हैं बदल दो, ठीक है ना। अब जो 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती का जो 1973 को फिर जो ये तो यहाँ हो गया, अब जो यहाँ केशवानंद भारती स्टेट ऑफ द केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इस मामला आता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बदलना है तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो करना है कर लो। लेकिन एक लाइन अपनी मर्जी से जोड़ देता है भाई, तो तुम बदल तो दो कुछ भी जो बदलना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। ध्यान रखना, ये कुछ बदलाव तो कर दो लेकिन कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो। तुम ऐसा बदलाव नहीं कर सकते, तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को जो चेंज नहीं कर सकते। पूछा गया कि जो मूल ढांचा क्या रहेगा, अब गवर्नमेंट ने फिर इन्होंने जो बंदे थे उन्होंने पूछा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो किस बात से मूल ढांचा कहेंगे, किस बात को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज नहीं बताएंगे, हम समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे कि महोदय ये मूल ढांचा है, इसे मत चेंज करो। पहली बार मामला आया जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 में आया था, वो फिर गोलकनाथ केस में जो 11 जजों की जो पीठ, यहाँ पे गोलकनाथ के जो 11 जज बैठे थे, 11 जज जब कि जो अधिकारों को नहीं बदला जा सकता, तब जो बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फिर केशवानंद भारती केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बदलना चाहो बदल दो, परंतु मूल ढांचा मत बदलो। अब यह जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत, ये था 1951 में, मूल अधिकारों से लेकर संशोधन से रिलेटेड था। ये सज्जन सिंह बनाम जो राजस्थान 1965 में मूल अधिकारों को में संशोधन से रिलेटेड था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में मूल अधिकारों से संशोधन नहीं कर सकते, ये था। फिर केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य 1973 में आता है, मूल ढांचे की संकल्पना से रिलेटेड था ये भी। फिर विनर्वा मिल्स जो भारत संघ 1980 में न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित था। फिर वामन राव बनाम भारत 1981 नौवीं अनुसूची जो न्यायिक समीक्षा का अधीन था। अच्छा, न्यायिक पुनर्वलोकन से क्या मतलब है, ये जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत था, ये 1980 में जो, तो ये था जुडिशियल रिव्यू। क्या है इसका मतलब, भाई सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बनने वाले कोई भी कानून को बनाने से पहले जो चेक करेगा, कि ये नहीं कि आप जो बना दिया ठीक है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो उसको चेक करेगा कहीं भी ये कानून भाग 3 का, क्योंकि ये जो कानून बनाया है कहीं भाग 3 जो है उसका आर्टिकल 13 का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अब 24 अप्रैल 1973 को पहले के जो कानून को छोड़कर नए कानून जो 9वीं अनुसूची में जाएंगे। अब ये आ गया 1973 में जो है केशवानंद भारती को जो 1973 से पहले 24 अप्रैल से पहले जो है जितने भी कानून है वो 9वीं अनुसूची में जाएंगे, और उसके बाद के जो उनको चेक कर सकता है, उसके पहले की बात नहीं है। आज संसद जो संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को सहित जो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मूल ढांचे का में बदलाव हो। मूल ढांचा क्या होगा, ये सभी जो अपरिभाषित है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताना चलेगा कि बस क्या बदलना है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बंधुओं का जो मूल ढांचा जो कहा है, किस किस को कहा है, उस पर बात करेंगे। पहला केस आता है हमारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1992 में।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने के लिए निर्बंध बताया और जो कोर्ट से कहा कि सरकार को नीतियों का जो पुनर्लोकन न्यायालयों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इसमें देश के आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। साथ ही सरकार की जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के लिए भविष्य करती संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आर्थिक नीतियों का निर्माण करना पड़ता है और इस कार्य के लिए द्वारा कुशल आर्थिक विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है। भाई आर्थिक जो बिल्कुल जो होंगे, जो जानने वाले इकोनॉमिस्ट होंगे, उनकी जो सहायता ली जाएगी। जो हमारा न्यायाधीशों के पास ऐसे कोई भी विशेषज्ञ आर्थिक विशेषज्ञ है नहीं है, ना इनके ऐसी तरह की समझ है और न ही जो न्यायाधीशों की इस प्रकार की उपेक्षा की जा सकती, वो अलग उनकी पढ़ाई उनकी अलग अलग है, सब चीज है। किंतु इस प्रकार की जो सरकार की कोई भी आर्थिक नीति या संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध और जो प्रथम दृष्टा ऐसा प्रतीत होता है कोई भी कि भी ठीक है बना तो रहे हो तुम, ठीक है ये जो रिफॉर्म कर रहे हो सब कुछ है, उस टाइम पे जो आए थे जो, अगर तुम ये तो ठीक है भाई तुम जो प्रोग्रेस के लिए कर रहे हो सब कुछ, अगर जो ये जो गवर्नमेंट जो मतलब जो हमारे संविधान के विरुद्ध दिखाई देता है तब इसमें इंटरफेयर करेगी जो सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये बोलते हैं नीति पर न्यायालय सरकार के लिए पूर्ण विचार की अपेक्षा कर सकता है और अथवा जो अंतिम विकल्प के रूप में निर्णय ले सकता है। इसमें कहता है मूल ढांचा पुनर्लोकन, जो संघानात्मक जो फेडरल सिस्टम, जो स्वतंत्र नगरपालिका जिसे मूल ढांचा कहा जाता है, कह दिया है मतलब कि उसे जो कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद भी नहीं कर सकती मूल ढांचे में परिवर्तन। न्याय पुनर्लोकन से जुड़े मामले, नंबर 1 बच्चन सिंह बनाम पंजाब 1992। इस मामले में कर्नल बच्चन सिंह कहता है, बच्चन सिंह जो पूछता है कि सरकार आर्थिक नीतियों जो एक्चुअली 1992 में जो आर्थिक नीतियों की जो बदली, बहुत सारी आर्थिक नीतियां बदली थी, तो जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आया था। तो ये महोदय ये पूछता है कि महोदय सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये महोदय जो भाई बच्चन सिंह सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने कहा कि जो भी आर्थिक नीति जो बदल रहे हैं भैया ऐसा क्यों बदल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा काम नहीं है ये भाई जो आप रिव्यू करने का, देखने का। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक नीतियों का जो पुनर्लोकन नहीं कर सकते हम। सेकंड, जो पुनर्लोकन से जुड़ा मामला कौन सा होता है, जो एल चंद्र कुमार जो बनाम भारत संघ 1997, इसमें क्या होता है, इसमें जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति संविधान के लिए मूल ढांचे को अंग है, इसे जो अनुच्छेद 368 के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को बदला नहीं जा सकता। मतलब जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 मूल ढांचा बन गए हैं, अब जो मूल ढांचा बन गए हैं तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, फेयर केस आता है, इससे रिलेटेड जो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित चल रहे हैं। जो पश्चिमी बंगाल का लोकतांत्रिक सुरक्षा अधिकार समिति बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य 2010 में आया था। ये न्यायिक पुनर्लोकन संविधान के जो मूल ढांचे का अंग है, उससे संसद में द्वारा पारित किसी भी कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा संसद का कार्यपालिका पर लगाए गए कोई भी प्रतिबंध अथवा सीमा न्यायिक पुनर्लोकन अथवा जो न्यायालय पर नहीं लगा सकती। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड था, और the rules of the executives of the appointed of the judges of Supreme Court, Shumamoto's the considers of the Supreme Court, words of the grounds of violence of basis of structure of constitutions। ये 2010 में जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट से कठोर शब्दों में कह दिया कि न्याय पुनर्लोकन को बदलने की जो कोशिश मत करना, तो तुम्हारे अधिकार में नहीं है ये आप जो करना चाह रहे हो। फिर भी संसद ने कानून बनाया, फिर हमारी संसद ने कानून बनाया था ये हमारा 99वां संविधान संशोधन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका की भूमिका, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्वतः संज्ञान, और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो इसमें जो मूल ढांचे के लिए उल्लंघन का आधार शून्य कर दिया था। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मतलब एक जो आयोग बनाएगा है, जो यह आयोग तय करेगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं चलेगा भाई ऐसा, जो बिल्कुल भी तो मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज जिस प्रक्रिया से वर्तमान में चुने जाते हैं, राष्ट्रपति और 3 सीनियर जज की सलाह पर वो जिसको जज बना देते हैं वही जज होगा। राष्ट्रपति जो उन्हीं को जज बनाना पड़ेगा, जिन्हें राष्ट्रपति प्लस सुप्रीम कोर्ट के 3 जो जज होंगे, सीनियर जज होंगे, जिसको प्रमोट कर देंगे उसी को जज बनाना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति को जो
इंटरफेयर जो करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए अपने आप जो है 99वां संविधान संशोधन जो अपने आप किया है वो शून्य घोषित किया जाता है, क्योंकि जो स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र मूल ढांचा है और उसका जो उल्लंघन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसमें, तो 99वां संविधान संशोधन शून्य हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट द आर्गुमेंट्स ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस ऑफ द unnecessary of the interface of the executive appointment of judiciary, negative impact of the independence of judiciary। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था भाई? सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका का जो अनावश्यक हस्तक्षेप होगा इसमें, और न्यायपालिका जो स्वतंत्र रूप से नकारात्मक प्रभाव होगा इससे। फिर इसके बाद आता है केरल होटल एसोसिएशन बनाम द केरल राज्य 2015। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार किसी भी नीति का जो रिव्यू नहीं करेंगे, चाहे केवल उन्हीं पॉलिसी का रिव्यू करेंगे जो संविधान की पॉलिसी के खिलाफ हो, कि ये नहीं कि सभी का करने लग गए, जो उनके खिलाफ होंगे तभी संविधान के खिलाफ उनके तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के नीतिगत मामलों के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन केवल उन्हीं तभी किया जा सकता है जब सरकार द्वारा बनाई गई नीति मनमानी, अनुचित, अतार्किक और संविधान के जो प्रावधानों को स्पष्ट रूप से विपरीत हो। सरकार की नीतियों का मूल्यांकन अथवा जब न्यायिक पुनर्विलोकन करते समय न्यायालयों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सरकार के लिए उस नीति को लागू करने के लिए और परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा और अवश्य समय देना चाहिए, ताकि जो नीति को समुचित बदलाव किया जा सके। किंतु यदि कोई नीति स्पष्ट और तौर पर संविधान के विरुद्ध प्रतीत होती है तो जो उस न्याय निर्णय के लिए शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि जो लोक कल्याण का जो अवधारणा अवरुद्ध न हो। नेक्स्ट आता है हमारा जो विश्व बनाम भारत संघ 2017। इसमें जो भारत की संघात्मक शक्ति उच्च न्यायालय की जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के उपयोग में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि के दो मूल अधिकारों के लिए अवैध घोषित किया जा सकता है। जो विधायिका द्वारा कानून पारित किया करने के लिए उसके आधिकारिक क्षेत्र से बाहर था, और जो कानून संविधान के तीन के जो विरुद्ध हो। हालांकि यह आधार अंतिम नहीं है, जो वस्तुतः यह प्रत्येक कानून की जो प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसका मूल्यांकन न्यायालय द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है। फिर आता है हमारा भारत की संघात्मक शक्ति, यूनियन नेशंस ऑफ द इंडिया। संघात्मक का मतलब है कि संघ, जैसे आपने मोहल्ले में एक सोसाइटी बनाई होती है उसको बोलते हैं, इस तरह की मानो बोलते हैं। संघ मतलब जिस धरती से जुड़ा हुआ है कोई, जो जैसे भारत में जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनका जो एक संघ है, भारत जो राज्यों का संघ है। जब ये धरती पर जुड़ा हुआ है, संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा भाई, उससे रिलेटेड है, ये जो संघ से रिलेटेड है, जो आगे जो जितने भी होंगे। तो SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 से रिलेटेड है संघात्मक। इसमें संघात्मक का मतलब है जो इन्होंने SR बॉम्बई साहब ये पहुंच गए, इन्होंने कहा कि भाई जो संघात्मक है भाई, यहाँ पे सेंटर पावर हमारे में इंडिया में सेंटर की पावर ज़्यादा है और जो स्टेट की पावर थोड़ी कम है। फिर वहीं जो अमेरिका में दोनों इक्वल है, दोनों जो सेंटर भी और स्टेट भी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दोनों सेंटर की पावर कम है और स्टेट की ज़्यादा है। तो ये अलग अलग है। तो ये बोल रहा है कि जब हमारे हम अमेरिका में तो दोनों इक्वल है, तो हमारा कहाँ से हो गया, हमारा संघात्मक कहाँ से हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सबकी अलग अलग अपने अनुसार हो सकती है। तो SR बॉम्बई ने भारत जो पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और जो भारत कैसे संघ हुआ, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, अमेरिका तो देखो कहते हैं कि जो न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि सब कुछ संघ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अपने अनुसार संघ का निर्माण करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो राज्य अधीन है, राज्य स्वतंत्र है और अपना काम करने के लिए ये स्वतंत्र है। नेक्स्ट, इसे भली बातें समझ लेना चाहिए कि संघवाद की प्रकृति किसी देश के जो ऐतिहासिक विकास आवश्यकता के आधार पर निर्भर करती है। प्रत्येक देश की जो पद्धति के संघवाद की कल्पना करना असंभव है, अलग अलग है सबकी। जो संघ समय और जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। किसी देश की जो इसका जो
क्या स्वरूप अपनाया जाएगा वह देश, ऐतिहासिक और भौगोलिक, आर्थिक और जो राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। संघवाद की पद्धति अमेरिका के संविधान से लागू होती है, आवश्यक नहीं है। यह भारत के लिए भी है, अच्छी है। भारत के संघवाद को जो स्वरूप से ग्रहण किया जा सकता है तो भारत के लिए अनुकूल है। इस तथ्य यह होते हैं कि संविधान में ऐसे प्रावधान है जिनके तहत जो केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है। इसके बावजूद जो भारतीय संविधान को एक संघात्मक संविधान और भारतीय मूल ढांचे का अंग है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर जो संप्रभु और जो राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व के केंद्र में एजेंट नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक नेक्स्ट केस आता है, बैंक बनाम संतोष गुप्ता 2019। मतलब जो 370 की चुनौती दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 370 से संशोधित संविधान के अनुकूल है। उसमें किया गया भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का जो अविच्छिन्न अंग है, और अनुच्छेद 370 को स्पष्ट था कि जो इस अनुच्छेद को जो स्थायी रूप से संविधान के विशिष्ट परिस्थितियों के तहत जोड़ा गया था। अस्थायी एवं जो संक्रमणकालीन शब्द के जो स्वयं ही नष्ट करता है, स्वयं स्पष्ट करता है कि जो इस प्रकार के अनुच्छेद को समाप्त कर किया जाएगा। अतः संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना संविधान का उल्लंघन नहीं है, अलग है, बल्कि जो संविधान की संघ की मूल अवधारणा का जो अनुसरण है। फिर हमारा जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है जितने भी, पहला था हमारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल अधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा कि मूल अधिकार के देश की जनता द्वारा जो प्राचीन काल से जो सजोए गए आधारभूत मूल्यों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं और जो व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करते हैं। मूल अधिकार राज्य की ऐसी दशाओं बनाने के लिए परिकल्पित और बाध्य करते हैं जिसमें जो हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित कर सके। मूल अधिकार के लिए व्यक्ति अपनी स्वाधीनता के और जो आयामों को अतिक्रमण न करने की जो राज्य पर जो नकारात्मक बाध्य आरोपित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम नागराज बनाम भारत संघ 2007। संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के महत्व कहा कि मूल अधिकार जो राज्यों के नागरिकों और राज्यों के द्वारा दिए गए दान नहीं है। किसी संविधान को बिना किसी व्यक्ति के मूल अधिकार भी इसलिए प्राप्त है कि वह मनुष्य वर्ग का है, वे दान नहीं दिए, ये मनुष्य वर्ग का इसलिए प्राप्त है। भाग 3 मूल अधिकार प्रदान नहीं करता, परंतु इस बात की पुष्टि करता है कि यह अस्तित्व में है, जो संरक्षण प्राप्त है कि भारत में जो ये अस्तित्व में हो जो संरक्षण प्राप्त है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 12 और जुडिशरी। इसमें आता है हमारा, तो इसमें जो राज्य आ जाए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती और राज्य सरकार और जो सरकारी संस्था इसमें आ जाएंगी। और न्यायपालिका जो राज्य है इसमें जो राज्य में नहीं आती भाई, आर्टिकल 13। फिर हमारा नरेश बनाम महाराष्ट्र संघ 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि न्यायपालिका जो अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषित नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अवश्य कह दिया कि मान लिया जाए कि न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आता, किंतु न्यायालय के जो आदेशों के लिए विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो न्यायपालिका के लिए किसी निर्णय के लिए नागरिकों के मूल अधिकारों को उल्लंघन नहीं होता। वस्तुतः न्यायपालिका जो आदेश के मूल अधिकारों का उल्लंघन अधिकारों की रक्षा करना है। फिर हमारा AR अंतोले बनाम जो RAS नायक 1988। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई भी अंतर नहीं है पड़ता कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आता है या नहीं आता है, किंतु न्यायपालिका ऐसे आदेश या निर्णय जारी नहीं कर सकता जिसका जो कानूनी आधार न हो और न ही कानूनी मूल रूप से उल्लंघन करता हो। वर्तमान में करंट सिस्टम क्या है? वर्तमान व्यवस्था न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, किंतु उसके बावजूद राज्यों नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए संरक्षण और संविधान के दायरे में भीतर में शक्तियों के प्रयोग करने के लिए बाध्य है। अजय हाशिया बनाम जो खालिद मुजीम। अनुच्छेद 12 के तहत जो प्राधिकारी शब्द से तात्पर्य है जो ऑथोरिटी, प्राधिकारी को बोलते हैं, ऑथोरिटी को बोलते हैं, जिससे प्रत्येक समूह के लिए संगठन में किसी प्रकार के लिए सरकार के लिए ओर से वेतन प्रदान किया जाता है। उस संगठन का कुछ निर्णय लेने की जारी करने तथा जो निर्णय को बाध्यकारी तरीके से पालन करने की शक्ति प्राप्त है।
साथ ही जो उल्लंघन के आधार पर किसी प्रकार की जो आर्थिक दंड देने की शक्ति प्राप्त है, उस संगठन की प्रकृति चाहे किसी प्रकार की हो, किंतु यदि वह उपयुक्त शर्तों को खरा उतरता है तो उस राज्य की परिभाषा के तहत जो प्राधिकारी माना जाएगा। साथ ही जो उल्लंघन के तहत पर यदि किसी प्रकार की जो आर्थिक दंड देने की शक्ति प्राप्त है या उस संगठन को प्राकृतिक चाहे किसी प्रकार का हो, किंतु वह उपयुक्त शर्तों पर खरा उतरता है तो उस राज्य की जो परिभाषा के तहत जो प्राधिकारी माना जाएगा। तो प्राधिकारी कौन होगा? 30 कौन होगा? ठीक है ना, सारी चीज। अनुच्छेद 13 और आर्टिकल 13 क्या कहता है? अभी आर्टिकल 13 क्या कहता है हमारा, जो से रिलेटेड आर्टिकल 13 से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे, तो ये अब इसमें आएंगे। तो कामेश्वर सिंह बनाम भारत संघ 1951 में आया था। भी संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। इसमें जो परिवर्तन एक विशेष प्रक्रिया है द्वारा किया जा सकता है, प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, अन्य की सभी विधियों द्वारा संविधान के अधीन होती हैं, उसमें सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस प्रकार के लिखित संविधान की रचना की थी, जो निसंदेह वह धारणा थी कि संविधान देश की जो मूल और सर्वोच्च विधि है। इस धारणा को जो स्वाभाविक परिणाम होता है और विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों को संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है और जो अवैध घोषित किया जा सकती है। हमारा जो अनुच्छेद 13 का जो प्रभावी भूत लक्ष्य अथवा नहीं है। अनुच्छेद 13 के जो प्रावधान है कि जो संविधान लागू होने से पहले जो है भारत में जो लागू होने वाले कानून जो शून्य होंगे, जो उससे पहले है जो संविधान, तो 13 में जो वो शून्य हो जाएंगे। जो मान ले इस तरह से हम करता है किसी प्रकार की मात्रा वह मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं करते, तो जो हम नहीं करते हैं। फिर हमारा जो फिर आता है केशव माधव बनाम भारत सरकार 1951 में आता है। अभी भारत संविधान लागू होने से पहले संविधान के लागू होने के कानून में मूल अधिकारों के लिए उल्लंघन करते हैं तो स्वतः शून्य नहीं होते, बल्कि उन्हें तभी शून्य माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट उससे प्रभावी तरीके से कानून को शून्य घोषित करता है। जब वो घोषित करेगा तभी माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसका तात्पर्य यह है कि आईपीसी और सीआरपीसी जैसे कानून जैसे हैं लागू करने से पहले बने हुए जो विद्यमान है, इन कानून को कोई भी प्रावधान जो भाग 3 के विरुद्ध अथवा जो संविधान संशोधन के बावजूद भी जब वह लागू नहीं होगा तब तक वह समक्ष न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर देता। फिर हमारा पृथक्करणता का सिद्धांत, इसमें क्या कहता है भाई? पृथक्करण का सिद्धांत में इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन जब मूल सिद्धांतों के लिए संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में किया था। दरअसल जो ये अनुच्छेद 13(2) में कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो संविधान के मूल अधिकारों को उल्लंघन करता हो, राज्य इस प्रकार का कानून बनाया गया प्रत्येक कानून को मूल अधिकारों के लिए मात्रा में तक शून्य होगा। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का जो उल्लंघन करता है तो उस समस्त कानून को शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून के केवल जो उस भाग को घोषित नहीं किया कि उस जो कानून बनाया वो गलत है उसमें से उसको निकाल दो। जो मूल अधिकारों का जो विरुद्ध है कानून का शेष भाग चूंकि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है तो अतः वह विद्यमान रहेगा इसके लिए। आगे चलकर जो कितो होती होलो हन बनाम जाचिलू 1993 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत के आधार पर जो मूल अधिकारों के अलावा पूरे संविधान के लिए कर दिया, अर्थात कोई भी कानून मूल अधिकारों के लिए संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो जो पूरे कानून को न्यायालय के द्वारा निरस्त करने के बजाय उस भाग को अवैध घोषित किया जाएगा। भाग संविधान के विरुद्ध है। जो आच्छादन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने 1955 के भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में किया। दरअसल उन कानून के संबंध में है जो संविधान बनाने से पहले थे और जो वर्तमान में भी लागू हैं। संविधान लागू होने से पहले मौजूदा ऐसे कानून या कानूनों को ऐसे भाग जो आज भी लागू हैं मूल अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण जो शून्य हो गए हैं। दरअसल ऐसे शून्य कानून को निरस्त नहीं होते। इस प्रकार के कानूनों को मूल अधिकारों की छाया आ जाती है और वो निष्क्रिय हो जाते हैं अपना आप ही। कालांतर में जब संविधान संशोधन और उन कानूनों के संशोधन के द्वारा किया गया मूल अधिकारों और तो संविधान के लिए मूल अनुकूल हो जाता है तो वह पुनः सक्रिय और प्रभावी हो जाते हैं। जो हमारा ठीक है वो वाला पार्ट निकाल दो फिर अपने आप हो जाएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16 से रिलेटेड जो है ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल बनाम भारत संघ 2016 में आए से रिलेटेड है।
अनुच्छेद 15 और 16। अनुच्छेद 16 उल्लंघित कर शब्द का लिंग तात्पर्य केवल पुरुष या महिला से नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर से भी यह सम्मिलित है। लिंग के दायरे में कोई केवल जो जैविक लिंग या आधार पर नहीं किया परखा जा सकता, इसमें जो अंतर्गत वे लोग भी आते हैं जो स्वयं को न पुरुष और न ही जो महिला मानते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो ऐसे नहीं है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जो मामला, सर्वोच्च न्यायालय 2020 में केरल सबरीमाला की महिलाओं के लिए मुद्दे पर जो ऐतिहासिक मामला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश देने की अनुमति दी। वहीं साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय ने एक खंडपीठ द्वारा जो वर्ष 1991 में दिए गए फैसले को भी व्यस्त कर दिया और कहा गया कि यह सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का मंदिर उन महिलाओं को प्रवेश करने से रोकने का असंवैधानिक नहीं है। जो अनुच्छेद 21 और आत्महत्या से रिलेटेड, श्रीपति दुर्बल बनाम भारत संघ 1987 से रिलेटेड है भाई। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि आत्महत्या के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जो इसमें जो मूल अधिकार का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसमें उस राज्य के प्राणों की संरक्षण करना, राज्य उसके प्राणों की रक्षा करेगा, संवैधानिक जिम्मेदारी उत्पन्न होती है। यदि राज्य ऐसा करने में विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 21 का जो स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे आत्महत्या और गैर कानूनी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का जो प्रयास करता है तो उस पर गैर कानूनी कार्यवाही किए जाने पर जो राज्य सक्षम है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत जो आत्महत्या का प्रयास का एक दंडनीय अपराध है। ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि जो आत्महत्या करना केवल इसलिए नहीं अनुच्छेद विरुद्ध नहीं है कि जो प्राण की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है, बल्कि आर्टिकल 21 जो हमारा मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करने के जो स्वतंत्रता का प्रदान करना। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का जो प्रयास करता है तो वह राज्य को मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करने की संवैधानिक दायित्व को वंचित करता है। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011। सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि जो अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 के तहत जो इच्छा मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इस मामले में जो अरुणा शाहनबाग जो लगभग जो 3 दशकों से कोमा में थी, ये उसमें कोमा में थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गठित डॉक्टरों की एक टीम ने जो स्पष्ट कह दिया था कि यदि वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी सकती, वह 3 डॉक्टर की जो टीम थी उन्होंने कभी भी जीवन नहीं जी सकती सामान्य नॉर्मल, एक वंचित रूप से जो शव के रूप में है, आईसीयू में रहेगी भैया बस यह इस पर आधार पर जो अरुणा शाहनबाग को जो इच्छा मृत्यु का आधार प्रदान किया जाए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यद्यपि मरीज की जो शारीरिक रूप से जो सामान्य होने की संभावना नगण्य है, इसके बावजूद मस्तिष्क तो सक्रिय है और उसका माइंड तो काम कर रहा है, तो इसके बावजूद जो इस संदर्भ में कोई भी कानून मौजूद नहीं है कि जो किसी प्रकार की परिस्थिति के व्यक्ति को इच्छा मृत्यु अथवा जो सुख मृत्यु का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। तो इस तरह का नहीं है। चिकित्सा विज्ञान अपने जो विकास की जो अवस्था में है, यदि इस बात की जो पर्याप्त संभावना बनी रहती है कि इस प्रकार के मरीजों के लिए निकट भविष्य में कोई चिकित्सा प्रणाली विकसित कर ली जाए, और सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार की इच्छा व्यक्ति के अनुमति प्रदान नहीं की। अन्य महत्वपूर्ण जो अधिकार कौन कौन से हैं? गोपालन बनाम जो मद्रास भारत राज्य 1950 में जो अनुच्छेद 21 के विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य 1996 जो अनुच्छेद 21 राज्यों और जो गैर सरकारी दोनों को प्राप्त है। जो मलिक बनाम पंजाब राज्य 1981 में अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी सम्मिलित है। पीपल्स यूनियंस फॉर द सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1997 में फोन टेप करना निजता के जो अधिकार के विरुद्ध है। सतवंत बनाम भारत असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 में विदेश भ्रमण करने का अधिकार है। आर्टिकल में हम विदेश घूम सकते हैं। जो फ्रेंसी कोरेल बनाम भारत संघ 1981 में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। आरडी उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश 2006 कारागार में बंदी की मां के साथ जो रहने वाले बच्चों के हितों के लिए संरक्षण का अधिकार है। जो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 प्राथमिक शिक्षा का पाने का अधिकार इसी में आर्टिकल 21 में है। एसपी मेहता बनाम भारत संघ 1986 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है।
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में प्रदूषण मुक्त जल और जो वायु उपयोग का अधिकार है। राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो है। राम जवाया कपूर बनाम भारत जो बनाम पंजाब राज्य 1956 से रिलेटेड है। इसमें जो राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका नाम मात्र जो औपचारिक प्रधान है और जो कार्यपालिका के लिए वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में नियत है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य काम करेगा, इसमें जो कहा गया है। और शमशेर सिंह बनाम जो पंजाब राज्य 1974 में जो भारतीय संविधान के लिए संसदीय प्रणाली का आधारित है, जिसमें जो कार्यपालिका और वास्तविक शक्तियां और राष्ट्रपति के बजाय जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में नियत है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो सहायता और जो सलाह के बिना जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। UN राव वर्सेस द इंदिरा गांधी 1971। UN राव जो हमारा जो लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी जो मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी और जो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद तब तक अपने संवैधानिक दायित्व को निर्वाह करती रहेगी जब तक कोई भी मंत्रिपरिषद का जो गठन नहीं हो जाता। प्रत्येक स्थिति में मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहेगी, चाहे लोकसभा विघटित हो गई हो और जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है तो यह संविधान का उल्लंघन है। किंतु लोकसभा के भंग हो जाने अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होने की स्थिति में जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी तो वह इस प्रकार की कोई भी नीति घोषणा नहीं कर सकती जो राजनीतिक हितों को प्रेरित अथवा उससे लागू कर पाना जो अगली सरकार के लिए कठिन अथवा जो असंभव हो। नेक्स्ट हमारा जो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लक्ष्मी नारायण जो इनसे है प्रेसिडेंट पावर ऑफ द इश्यूज ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो ये हमारा जो है इसमें है लक्ष्मी नारायण बनाम जो बिहार राज्य 1950 से रिलेटेड है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए कारणों को न्यायालय के सम्मुख जो सिद्ध करने के लिए बाध्यकारी नहीं है और अर्थात जो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि स्पष्ट करे कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिसके कारण जो अध्यादेश जारी करना पड़ा, वो ये जो इसके लिए वो बाउंडेशन नहीं है उसके लिए। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति का जो व्यक्तिगत समाधान होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनके कारण जो तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है तो राष्ट्रपति के जो व्यक्तिगत समाधान के लिए व्यवहारिक और जो मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत समाधान से है। फिर कपूर बनाम भारत संघ 1970 से रिलेटेड है। यद्यपि राष्ट्रपति को यह सिद्ध करना के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसपे जो तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, यह राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत समाधान है। किंतु राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अतार्किक और जो असदम भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश को शक्ति का प्रयोग करने के लिए दुर्भावना के लिए आधार पर संसद के दोनों सदनों अदर किसी भी सदन का जो सत्रवासन नहीं कर सकता। डीवी जो वाधवा बनाम भारत बिहार 1987। राष्ट्रपति यद्यपि किसी विषय पर पुनः अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति द्वारा किसी अध्यादेश जारी करने का प्रयोग संसद द्वारा विधि के लिए विकल्प तो नहीं करना चाहिए। दरअसल इस मामले में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के आधार पर चुनौती दी गई और तत्कालीन राष्ट्रपति केंद्र सरकार के बार अध्यादेश को जारी करके कुछ कानूनों को 14 वर्ष तक लागू कर दिया था इन्होंने इसलिए। और जो विधायिका के माध्यम से विधेयक को पारित करने के बजाय जो किसी विषय के बाद जो बारंबार अध्यादेश जारी सारा लेना संविधान के उल्लंघन है और जो इस प्रकार के न्यायालय इस प्रकार के अध्यादेश को शून्य कर सकता है। आपातकाल इमरजेंसी। SR बॉम्बई वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1994 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य को राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। इस प्रसंग में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकता है और यदि प्रतीत होता है कि जो संबंधित राज्य संवैधानिक आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं है तो मंत्रिपरिषद सलाह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित और जो राष्ट्रपति को उस सलाह देने के लिए मानने के लिए मना कर सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका दोहरी है। दोहरी का भूमिका में संघ की भूमिका कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होने की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, यह सुनिश्चित करना राष्ट्रपति का दायित्व है कि राज्य के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित होता है। उद्देश्य का रिलेटेड है जो हमारे जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था भैया 1973 में केशवानंद भारती, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट उद्देशिका का संविधान का भाग है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो उद्देशिका का भाग है, यद्यपि जो उद्देशिका न होकर भारत सरकार की शक्तियों का स्रोत है, न कि जो इस प्रकार की किसी प्रकार का जो निर्बंध लगाती है, इसके बावजूद उद्देशिका संविधान का भाग है। भारतीय संविधान के उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान की व्याख्या उद्देशिका में निहित आदर्श लक्ष्यों के अनुसार की जानी चाहिए। उद्देशिका संविधान की व्याख्या करने के लिए एक आधारभूत मार्गदर्शक के रूप में सहायक है। यह स्पष्ट जो संविधान की किसी भी अनुच्छेद जो अस्पष्टता जहां उस पर जो अनुच्छेद की व्याख्या उद्देशिका के आधार पर की जानी चाहिए, किंतु यदि संविधान को कोई अनुच्छेद स्पष्ट है तो उसके लिए उद्देश्य के आधार पर कोई भी अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। समाजवाद सोशलिज्म क्या है? डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1983 में आया था। ये समाजवाद मूल रूप से जो कमजोर वर्ग और जो कर्मचारी के जीवन स्तर को ऊंचा पाने के लिए और उनसे गारंटी प्रदान करना है। इसका जो सीधा अर्थ यह है कि जो समानता और जो आय के समान जो वितरण के जुड़ा हुआ है, सामाजिक गारंटी के लिए गारंटी का महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें जो फिर आता है हमारा सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, अरुणा राय बनाम भारत संघ 2002 में से रिलेटेड है। पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ सभी धर्मों के प्रति राज्य द्वारा जो समान व्यवहार करना और धर्म के मामले में तटस्थ रहने से है, किंतु भारतीय संदर्भ में इस पर एक नकारात्मक अवधारणा है। वस्तुतः जो पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक राज्य द्वारा तटस्थ न रहकर सक्रिय भूमिका निर्वहन करना चाहिए। यह सक्रिय का भूमिका जो विभिन्न धर्मों के लिए परस्पर सामंजस्य तथा मूलभूत एकता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए। 21वीं सदी के दौर में जो राज्य के लिए धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां पर धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिकता जैसे कारक के देश की खंडित किए जाने के उपयोजन कर रहे हों। अतः हमें पंथ निरपेक्षता के लिए सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए, जिसके लिए नागरिकों को धर्म का ज्ञान किया जाना चाहिए ताकि एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव विकसित हो सके। दल बदल कानून और जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय, तो ये आता है हमारा कि हो तो जो होलोन बनाम जा चीलू 1993 से रिलेटेड है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं है, इसे न्यायालय के राजनीतिक द्वेष अथवा अतार्किकता और जो पक्षपात के प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा सिद्धांत के जो सीमित करता है, जो संविधान के मूल ढांचे से अंग है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश सिंह वाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है? किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए पुलिस महानिरीक्षक हेतु जो न्यूनतम कार्यकाल ताकि जो राजनेता द्वारा उन्हें किसी मध्यावधि में स्थानांतरित न किया जा सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जो पुलिस अधिकारियों के लिए पोस्टिंग किए जाने वाले निर्देश, इस बोर्ड का जो उद्देश्य राजनीतिक नेताओं के लिए पोस्टिंग और स्थानांतरण संबंधित शक्तियों को वंचित करना था। कोर्ट के अनुसार इस बोर्ड का जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए नौकरशाहों में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापना सिफारिश की थी, जो जहां पर पुलिस कार्यवाही से लिए आप लोग अपनी जो शिकायत दर्ज कर सकेंगे। पुलिसिंग व्यवस्था के लिए बेहतर सुधार के लिए जांच और कानून की व्यवस्था कार्यों के लिए अलग अलग राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना, जिसके लिए जो अभी तक नहीं बन पाया, ठीक है ना। इसके लिए नागरिक सदस्य होंगे और साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की सिफारिश की गई थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन टिप्पणियों के दिशा निर्देशों की जो प्रकृति बाध्यकारी नहीं थी, बल्कि जो सुधारों के लिए परिप्रेक्ष्य से परामर्शकारी थी और जो सभी सरकारों द्वारा जो इसके लिए पालन के प्रति कोई बाध्यता व्यक्त नहीं की गई थी। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पूर्ण केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि हालांकि निर्देश में जो सरकारी जो सलाहकारी प्रकृति का ही है, जो उल्लेखनीय है कि इसके लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पुलिस के लिए काले पन्ने का प्रणाली और जो पुलिस की व्यवस्था को मौजूदा कमियों को टिप्पणी करते हुए जो आवश्यक सुधारों पर बल दिया था। इस दौरान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस सुधार के लिए दिशा में अपने आप तय हो गई है और सुनता नहीं है। भाई देखो, ये समझाने का प्रयास किया जितने भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे, जो पूरे जो एक कानून की तरह लागू होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।